पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला 2022 में हुए भूपतनगर विस्फोट के मामले में जांच करने पहुंचे थे एनआईए के अधिकारी। गाड़ियों के तोड़े गए शीशे। बच्चों की तस्करी के आरोप में सीबीआई का दिल्ली में कई जगहों पर छापा। केशवपुरम से मुक्त कराए गए 2 बच्चे, एक महिला समेत कई लोग हिरासत में। आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चढ़ेगा सियासी पारा। सहारनपुर में जनसभा के बाद अजमेर में होगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। वहीं जयपुर में कांग्रेस के न्याय पत्र यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर से हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली ढेर। लाइट मशीन गन्स और AK-47 समेत कई अन्य हथियार बरामद। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत या फिर अभी रहना होगा जेल में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है सुनवाई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी सीरीज में पहला मैच पर्थ में आज। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के लिए ये सीरीज काफी अहम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र, आप देख रहे हैं समाचार। और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे और आज ये फिर से मुठभेड़ हुई है। आज बीजापुर में फिर से नक्सली मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार इस हफ्ते दूसरी बार बड़ी मुठभेड़। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले 13 नक्सली मारे गए थे। इनमें 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सागर को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। यह मुठभेड़ कांकेर क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करकीगुटा गांव के एक जंगल में हुई है। ग्रेहाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया है, जिसमें यह सफलता मिली है। बड़ी सफलता मिली पुलिस को। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर करकीगुटा के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल पर LMG और AK-47 समेत कई दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से। अभी तक नक्सली मुठभेड़ों में कुल मिलाकर के 50 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लाइट मशीन गन समेत AK-47 आज बरामद किया गया है। रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज सोनोने जुड़ रहे हैं। मनोज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या खबर है इस वक्त, क्या अपडेट, क्या अब भी मुठभेड़ जारी है? मुठभेड़ अभी जारी है। जैसे कि हम पता है कि पिछले लगातार एक हफ्ते से पहले ऑपरेशन में है पुलिस। और पुलिस इस एंटी नक्सल ऑपरेशन काफी जगहों पे जंगल में जाके नक्सलवादी के ठिकानों पर घात लगा, ठिकानों पर मुठभेड़ के साथ जो नक्सल है उनमें मार गिराने में कामयाब हो रही है। पिछले ही 1-2 दिन पहले 13 नक्सलवादी को जवानों ने मार गिराया था, लेकिन आज भी 3 नक्सलवादी को मार गिराने की खबर है। और उनसे काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ है करकीगुटा के जंगलों में चल रही है, ऐसे बताया जा रहा है। और अभी 3 नक्सलवादी मार जाने का दावा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और ये अभी कुछ और शव का भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। मनोज, क्या ये ट्रेंड है कि आम चुनाव से ठीक पहले इस तरह की नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी जाती है? बीजापुर का इलाका, बस्तर लोकसभा क्षेत्र, जहां पर 19 अप्रैल को आम चुनाव होना है, उससे ठीक पहले इस तरह की गतिविधियों में तेजी? जी, नक्सल का यही रहता है कि जो आम चुनाव होते हैं उसको किस तरह डिस्टर्ब किया जाए, उनको किस तरह के ना किया जाए, कूद ना होने दिया जाए। तो पिछले अब जिस दिन से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद नक्सलवादी काफी सक्रिय हुए थे। तो लेकिन पुलिस भी ये पूरा पुलिस विभाग भी ये नक्सलवादी के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, उनके इरादे को ध्वस्त कर रही है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, पुलिस ने भी अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 3-4 दिनों में हमें पुलिस वाले को और नक्सल का खात्मा हमारे जवानों ने किया है। और इसका आज हमें नतीजा दिख रहा है। मनोज जी, क्या आपकी पुलिस ऑफिसर से बात हुई? ये ऑपरेशन कब तक जारी रह सकता है और कितने नक्सली हो सकते हैं जो मुठभेड़ में अभी फिलहाल शामिल हैं? कुछ अंदाज मिल पा रहा है आपको?
अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पुलिस द्वारा भी इसके भी लगातार जांच के लिए पूरा घना जंगल होता है, तो हाँ, वो वक्त लगता है इसकी जानकारी लगाने के लिए, लेकिन शाम तक इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कितने नक्सल और इसमें मारे गए हैं। और क्या चुनाव पर इसका कुछ किसी तरह का असर आप देख पा रहे हैं? आपकी जिला प्रशासन से कुछ बात हुई है? चुनाव के मद्देनजर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वहां पे? जैसे को पता है कि बस्तर इलाके में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है। वहाँ पे इलेक्शन विभाग द्वारा चुनाव स्क्रूटनी करने के लिए फ्री एंड फेयर और बिना डर के लोग अपना मतदान कर, इस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमने लोकसभा विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी इलेक्शन देखा है, मतदान देखा है, तो वहाँ भी बस्तर इलाका में काफी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया था। लोग इसके कारण कोई घबराहट नजर नहीं आती, लोग बिना घबराए मतदान में हिस्सा लेंगे। मनोज सोनोने, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर फिलहाल 3 नक्सली मारे गए। आपको याद होगा कि मंगलवार को यहां पर 13 नक्सली मारे गए थे, और अब तक अगर आप देखें तो इस साल 50 से ज्यादा नक्सली ढेर किया जा चुके हैं। 19 अप्रैल को आम चुनाव होना है बस्तर लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ही गुढ़ियारी इलाके में स्थित एक बिजली कंपनी है CSPDCL, जिसके मुख्य गोडाउन में आज आग लग गई। कई ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स, कंडक्टर, वायर और ऑयल जल करके खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक इस घटना में बिजली कंपनी को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी आग, जिसके धुएं का गुबार आसपास के क्षेत्रों को बिल्कुल ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आग लगने की जो वजह है उसका पता लगाया जा रहा है, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है, लेकिन शनिवार देर रात इसमें काबू पाया जा सका है, ये खबर आ रही है। कम से कम राहत की खबर ये है। आग इतनी भयावह थी कि इसके काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों की मदद ली गई है। 30 से 40 गाड़ियाँ वहाँ पर थीं। अच्छी खबर यह है कि कभी किसी के हताहत होने की या फिर किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन 400 करोड़ रुपए का इस बिजली कंपनी को ज़रूर नुकसान हुआ है। गोडाउन में आग कैसे लगी, ट्रांसफार्मर्स, मीटर सहित कई सारे उपकरण थे वहाँ पर, किस वजह से आग लगी, लेकिन काफ़ी महंगे उपकरण जो कि बड़ी संख्या में बताया जा रहा है, ट्रांसफार्मर्स जल करके वहाँ पर खाक हुए। कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान ज़रूर इस बिजली कंपनी को हुआ है। घटना रायपुर की। और मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा पुलिस की बस और कार के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने के बाद हुई। एसएफ जवानों से भरी बस मंडला जिले के ग्वारा से रवाना हुई थी। केवलारी थाना क्षेत्र के पास एक लोपा गांव है, जहां पर एक कार से टकराने के बाद ये बस पलट गई। घायलों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला हुआ है। इस बार हमला NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हुआ। पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में दिसंबर 2022 में धमाका हुआ था, जिसकी जांच के सिलसिले में NIA की टीम यहां पहुंची। NIA की टीम जब आज सुबह एक आरोपी को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, तब गांव वालों ने NIA की टीम पर ही हमला कर दिया। गांव वालों ने आरोपी को रिहा कराने की मांग की। NIA के वाहन पर पत्थरबाजी की गई और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये हमला आपको याद होगा कि जनवरी में ED की टीम पर किया गया था, और अब अप्रैल का महीना, आपको याद होगा कि शाहजहां शेख के घर छापा मारने गई थी ED की टीम, जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और वहां भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हमला किया गया था। इस तरह से सुरक्षा एजेंसियों पर आम जनता के द्वारा न केवल विरोध प्रदर्शन बल्कि हमले की जो खबरें हैं, वो राज्य की कानून व्यवस्था और वहाँ की पुलिस की, स्थानीय पुलिस की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़ा करती हैं। सरकार की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़ा करती हैं। इधर दिल्ली में CBI की टीम एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। बच्चों की तस्करी यानी अवैध व्यापार से जुड़े मामले हैं, जिसमें CBI ने कई जगहों पर अचानक छापा मारा है। केशवपुरम में 2 बच्चों को मुक्त भी कराया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में एक महिला समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों से भी पूछताछ जारी है। कई अहम खुलासे हैं। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बच्चे जो है वो अस्पतालों से चोरी किए जाते थे और वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ मिली भगत हुआ करती थी। क्या है पूरा मामला, अभी CBI की पूरी टीम जांच के बाद तफ्तीश करके
ये जानकारी देगी। लेकिन अभी चौंकाने वाली खबर ये आ रही दिल्ली से कि एक बच्चा चोर गिरोह है जिसका पर्दाफाश हुआ है। आज 2 नवजात शिशुओं को, आप ये समझिए कि क्रूरता की पराकाष्ठा की इस ऐसे मामलों में आप बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। सीबीआई की एक बड़ी दबिश आज। लेकिन सोचिए ये मामला कितने पहले से चल रहा होगा और कितना गंभीर मामला है। उन परिवारों की सोचिए जिनके बच्चे इस तरह से अस्पताल से या फिर किसी दूसरी जगह से अपहरण कर लिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। और अब बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में आज कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में इन सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में होंगे। सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वे सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। सहारनपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर जाएंगे और वहां भी एक रैली को आज संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से भगीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम की आज की रैली अजमेर संभाग की चारों लोकसभा सीट अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को कवर करेगी। अजमेर के बाद प्रधानमंत्री शाम को फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे और यहां गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच उनका मुकाबला है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर में होंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जयपुर में होंगी। आज से सोनिया गांधी पार्टी के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। जयपुर की रैली में उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र कहा जाता है, उसको जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीकर दौसा, अलवर और अजमेर की सीट के चुनावी समीकरण भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधने का प्रयास करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में कल्याण गारंटी की घोषणा करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के अनुसार उनका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वो शासन में ही नहीं आ रहे। अमेरिकन एजेंसी सर्वे करके कहती है कि संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। वो भी संवैधानिक पद पर हैं। स्टालिन वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग कतई उचित नहीं है। हम उनकी निंदा करते हैं। वहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल ने राजस्थान से 12 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीट से हार जाएंगे। कांग्रेस में हम कम से कम 12 सीटें जीत रहे हैं और बीकानेर जबरदस्त तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। 11 तारीख को राहुल गांधी जी अनूपगढ़ में रैली करेंगे। जबरदस्त जनता में उत्साह है क्योंकि अर्जुन राम जी से लोग नाराज है। अर्जुन राम जी ने 15 साल में आकर के देखा ही नहीं है। ये आम जनता का वोट है। जनता में भयंकर उत्साह है। 36 कौम एक तरफ है, बीकानेर की जनता एक तरफ है और आपका अर्जुन राम एक तरफ है। 5 लाख से ऊपर अर्जुन राम चुनाव हारेगा।
मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो ये उनकी महाभूल होगी। पीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हुए हैं वो उनकी महाभूल होगी। पहले भी इन्होंने गठबंधन किया था और गठबंधन करके घर पे गठबंधन हो गया और होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वॉकआउट कर दिया था। तो दोनों के जो मतदाता हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। जहां तक सवाल है एनडीए का, एनडीए जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उनमें 40 नाम शामिल हैं। ये स्टार प्रचारक उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, जितेंद्र सिंह, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अलका लांबा और हरक सिंह रावत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और दूसरे कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रह सकता है। झारखंड में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई थी और उन्होंने जेएमएम में रहकर के यह मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन वहां उनकी किसी ने भी सुनी नहीं। सीता सोरेन ने दावा किया है कि बीजेपी यहां सभी 14 लोकसभा सीटें जीतकर आएगी। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूं और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेहग्रस्त स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल दिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। उधर चुनाव आयोग मणिपुर में मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के कई उपाय कर रहा है। आयोग ने पिछले साल मई में शुरू हुई जातीय हिंसा की वजह से विभिन्न राहत शिविरों में शरण लेने वाले स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य भर में 94 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 2 पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर और कांगपोकपी सहित 7 जिलों में 85 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि स्थानीय रूप से विस्थापित व्यक्ति जिरीबाम सहित 3 जिलों में स्थापित किए जाने वाले 9 विशेष मतदान केंद्रों पर अपना वोट डाल सकते हैं। चुनाव अधिकारियों और राहत शिविरों में रहने वालों को मतदान के दिन किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी राहत शिविरों में 17,400 से ज़्यादा आईडी फॉर्म्स वितरित कर दिए हैं। अब तक करीब 9,900 फॉर्म्स चुनाव अधिकारियों के पास जमा भी हुए हैं। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मनीष सिसोदिया की ये तस्वीरें आज की हैं। उन्हें आज यानी 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने अदालत से कहा था कि उन्हें जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी दलील थी कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है। सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में है, फिलहाल तिहाड़ में बंद है। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए आज आप नेता और सांसद संजय सिंह भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। पिछले हफ्ते भी संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।
आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि इस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई दूसरे व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हुआ कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में भी रख सकती है। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। और अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीन एआई की मदद से भारत के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जोखिम अनुमान लगाने वाली एक टीम ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साइबर हमलावर उत्तर कोरिया के हमलावरों के साथ मिलकर के यह हरकत कर सकते हैं। ये एआई की मदद से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस, ऑडियोज, मीम्स या फिर दूसरे सामग्री प्रसारित कर सकते हैं जिनसे जनमत प्रभावित हो। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान में आम लोगों पर ऐसी सामग्री का प्रभाव न्यूनतम देखा गया है। दिग्गज टेक कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के चुनाव को भी इसी तरह से प्रभावित करने का अनुमान जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन इस तरह की मीम्स और वीडियोस, ऑडियो को लेकर के लगातार प्रयोग कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ताइवान में हुए चुनाव में चीन ने इसी तकनीक से दुष्प्रचार चलाने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। प्रस्ताव में गाजा पट्टी में किए गए संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया गया। ये प्रस्ताव तब आया जब इजराइल ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए और गाजा में नए खाद्य गलियारे खोल दिए। 28 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 13 देशों ने मतदान नहीं किया और अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। प्रस्ताव में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघनों की रिपोर्ट्स पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें संभावित युद्ध अपराध और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 42 मतों के साथ जिसको अपना लिया गया था। अब कुछ खबरें खेल जगत से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीम्स के लिए काफ़ी अहम है। भारत FIH विश्व रैंकिंग में फिलहाल 4थे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें पायदान पर। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर RCB ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उससे सिर्फ एक ही में जीत मिली है। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो RCB अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरने जा रही है। फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में डी गुगेश ने अपने हमवतन प्रतिद्वंदी R प्रज्ञानंदा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे दौर के मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। हालांकि डी गुगेश ने मैच को 1-0 से अपने नाम किया। वहीं फिडे कैंडिडेट 2024 में ही खेले गए एक दूसरे मैच में भारत के संतोष गुजराती विदित ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को 1-0 से हराने में सफलता पाई है।
फिलहाल समाचारों में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ, जिसमें देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी TAR टी सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। ये बेहद किफ़ायती है। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में इससे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नमस्कार। जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान